हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये हमारी पहली सीरीज़ की क्लास है जो देख सकते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान का। हम इसमें आपको एनालिसिस करवाएंगे कि जीव विज्ञान क्या है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से आते हैं वो हम आपको बताएंगे। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है जीव विज्ञान। सबसे पहले अगर हम किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो आखिर है क्या। अब जीव विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि जीव विज्ञान है क्या तो हम कैसे आगे पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान जो होता है, तो जीव विज्ञान एक जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसके अंदर हम यानी जीव विज्ञान में हम समस्त जीवित प्राणियों जीवित पदार्थों का अध्ययन करते हैं। यानी जिसमें भी जान है हम जो है उसका अध्ययन जीव विज्ञान में करते हैं। अगर मान लीजिए 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया, पेपर में आ गया यूपी बोर्ड में कि जीव विज्ञान की परिभाषा बताइए, अगर आपको यही नहीं पता होगा कैसे बताएंगे। तो इसको हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवित पदार्थों का अध्ययन करते हैं। समस्त जीवित पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में भी लिखना चाहता है तो उसको ऐसा कह सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। यह विज्ञान की एक शाखा है इन विच यानी जिसके अंतर्गत या जिसमें हम इन विच वी डिटेल स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी पदार्थ जिंदा हैं जिसमें जान है उसका अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। और जीव विज्ञान के पिता जो हैं यानी जीव विज्ञान के फादर हम अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु, अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो अरिस्टोटल लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारे जो है जीव विज्ञान की परिभाषा। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जीवित पदार्थ हैं क्या। जीवित पदार्थ ये होते क्या हैं, आखिर कैसे दिखते हैं जीवित पदार्थ, ये क्या है जीवित पदार्थ। तो इसको हम आपको एक उदाहरण देके समझाएंगे। जैसे आपका कोई घर है, मकान है, तो वो जो बना होता है, जैसे ये मकान है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना होता है। ये देखिए, तो जो मकान या घर होता है जैसे उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी सबसे छोटा सामान उस घर में क्या यूज हुआ है, तो ये ईंट यूज हुई है। तो अब ये मान लीजिए जैसे कोई मनुष्य है, ये बना दे रहा हूं, जैसे ये क्यों मनुष्य है, तो ये जो आदमी है जैसे ये मकान ईंटों से मिलकर बना है, वैसे ये आदमी जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कोशिका है क्या, कोशिका की परिभाषा क्या है, इसकी खोज किसने की थी, तो ये सब बताएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कोशिका है क्या। यानी मनुष्य की सबसे छोटी इकाई को हम जो है कोशिका कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो किताब में डिफिनेशन दी हुई है वही आप लिखें। अब देखिए आ गया कोशिका। कोशिका इसे हम सेल कहते हैं, इंग्लिश में सेल। अगर आप इसके हम परिभाषा लिखना चाहें तो ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक
इकाई को कोशिका कहते हैं। क्रियात्मक यानी जो काम करती हो कोई, वो से पड़ी ना हो। क्रियात्मक यानी जो कोई काम कर रही हो। और संरचनात्मक यानी सबसे छोटी, इसे हम इंग्लिश में कह देंगे फंक्शनल। फंक्शनल, और इसे हम कह देंगे संरचनात्मक को हम कह देंगे जो है, जिसे फंक्शनल हो गया, याद नहीं आ रहा है दिमाग में। संरचनात्मक को क्या कहेंगे? क्रियात्मक को हम फंक्शनल कह देंगे। और संरचनात्मक जो भी हो आप देख लीजिएगा डिक्शनरी में, हमें याद नहीं पड़ रहा है। तो जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को जो है वो कोशिका कहते हैं। अब वो बात ये आती है, कोशिका को सबसे पहले देखा किसने? आप लोगों ने नाम सुना होगा एक जनाब का, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सबसे पहले जो है इन्होंने कोशिका को देखा था 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। लेकिन इन्होंने कोशिका को कहाँ देखा था, कैसी कोशिकाओं को देखा था? तो इन्होंने प्याज के छिलके में कोशिकाओं को देखा था। प्याज के छिलके में। मगर जो है इन्होंने जिन कोशिकाओं को देखा था वो कोशिकाएं मृत थी, यानी मरी हुई कोशिकाएं थी। इन्होंने जिन कोशिकाओं को देखा था वो मरी हुई कोशिकाएं थी। अब बात यह आती, तब जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा? तो जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा? ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा था। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को खोजा तो था, देखा तो था, मगर जो मृत कोशिकाओं को देखा था। तो हमारी कोशिका यानी जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम कोशिका कहते हैं। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसे हम कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक यानी सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 ने की थी। इन्होंने जो है मृत कोशिकाओं को सबसे पहले प्याज के छिलके में देखा था। और जो है ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा था। अब हम बताएंगे, जैसे ये संरचनात्मक इकाई तो है कोशिका, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, हम मान लेते हैं सबसे छोटी इकाई है। तो इस किस प्रकार से ये काम करती है, इसमें और बहुत सारी क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो ये सब हम आपको बताएंगे अभी। तो देखिए, जैसे ये एक कोशिका है, ये देखिए, ये एक कोशिका मान लीजिए, ये एक कोशिका। तो एक कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं से जुड़ी हुई रहती हैं, ये ऐसे। ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं, ये ऐसे कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ये बनाती हैं क्या? ऊतक। ऊतक है जिसे हम टिश्यूज भी कहते हैं। अब जब बहुत सारे ऊतक बनते हैं तो ये बनाते हैं अंग। यानी बहुत सारे ऊतक एक अंग का निर्माण करता है। अब ये अंग जो है वो एक शरीर का निर्माण करता है। जो अंग है ये पूरे एक शरीर का निर्माण करता है। यानी जो कोशिकाएं हैं, ये बहुत सारी जब कोशिकाएं इकट्ठा हो जाती हैं तो वो एक ऊतक का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो वो एक अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कोशिका। कोशिका में क्या क्या पाया जाता है और वो क्या क्या कार्य करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक पादप कोशिकाएं, एक जंतु कोशिकाएं। जैसे बायोलॉजी में दो शाखाएं होती हैं, एक होती है जूलॉजी, जूलॉजी, एक होती है बॉटनी।
बॉटनी। तो जूलॉजी में हम जो है जैसे जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम आते हैं इसमें पादप का अध्ययन करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है कोशिकाएं भी एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। तो आपको सबसे पहले देखना है वो कौन सी कोशिकाओं के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो पादप कोशिका में पाई जाती हैं वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, कुछ जो है जंतु कोशिका में पाई जाती हैं वो पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो अब हम आपको एक कोशिका का चित्र बना दे रहे हैं, हल्का हल्का देख ले। ये देखिए, मान लीजिए एक कोशिका, इसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। सेल वॉल जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इसमें बहुत सारे, सबसे पहले जो मेन पार्ट इसका होता है वो बीच में ऐसे ऐसे करके होता है न्यूक्लियस, इसे हम केंद्रक कहते हैं। हमारी कोशिका में जितनी सारी क्रियाएं होती हैं उसका जो नियंत्रण करता है, यानी जो संभालता, जैसे अगर ये कह दिया कि ये काम नहीं होगा, केंद्रक ने अगर कह दिया कि ये काम नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा, यानी समस्त क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है अगर कोशिका में, तो वो केंद्रक करता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इसी के अंदर जो है ऐसे 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 करके डीएनए पाया जाता है। डीएनए, पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए, तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा जो है वो डीएनए का पूरा नाम हो गया। और अगर आरएनए का पूछ लिया, आरएनए का, तो ये हटा देंगे, केवल हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको ये पता होना चाहिए डीएनए। तो हम जिसे आप कैसे हैं, मान लीजिए आपके पिता के, आपके फादर के जो बालों का कलर है वो हल्का सा ब्राउन था, तो आपका भी कलर बालों का जो है हल्का सा ब्राउन है। तो किसकी वजह से होता है? वो डीएनए। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल होता है, यानी कि जो पिता से उसके पुत्र में जो लक्षण आते हैं वो डीएनए द्वारा आते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसी से जुड़ा होता है जो है ऐसे ऐसे करके अंतःपरद्रव्यी जालिका। अंतःपरद्रव्यी जालिका, अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूं आप उतना पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छा खासा नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में हासिल कर सकते हैं, ये जान लीजिए। अंतःपरद्रव्यी जालिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्रव्यी जालिका जो है, इससे ये इसमें ऐसे लगी होती है। इसकी खोज जो की थी वो के.आर. पोर्टर ने की थी। के.आर. पोर्टर। जो हमारी कोशिका होती है, उस जैसे हमारा शरीर जो है, अगर इसमें हड्डियां ना हो, क्या हम ऐसे खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। उसी प्रकार का काम जो है ये अंतःपरद्रव्यी जालिका कोशिका में करती है। ये कोशिकाओं को एक स्ट्रक्चर देती है। अगर हमारे शरीर से जो है हड्डियों को निकाल दिया जाए तो ऑब्वियसली हम जो है ऐसे खड़े नहीं हो सकते, हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा। अगर हम इसे पिलर, एक पिलर का काम करती है, जैसे घर में पिलर लगे होते हैं, उसी प्रकार से जो है कोशिका में अंतःपरद्रव्यी जालिका एक पिलर का काम करती है। अब यहाँ पे ऐसे करके होती है जो है माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड
एस्पायरेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं 15 दिन में कंप्लीट कोर्स कराने की गारंटी लेता हूँ। उससे अगर आपने इतना पढ़ लिया जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आधी आधी घंटा क्लास में, तो 80% से ऊपर आप नंबर हासिल कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे देखिए, मैंने अगर केवल आपसे पूछ ले 6 नंबर या 7 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, उसमें ये पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन कीजिए, विस्तृत वर्णन कीजिए, तो आप इसमें देखिए सबसे पहले इसकी संरचना लिख दीजिए। संरचना ये देखिए, सबसे पहले ये एक परत, ये देखिए बाहरी परत है, ये इसकी बाहरी परत है, और ये इसकी अंदर वाली परत है, ये तो सबसे पहले आप लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी परत वाला जो है कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग है, ये कोशिका में ही पाया जाता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी परत वाला अंग है, दोहरी। इसकी बाहरी परत को जो है बाहरी परत कहेंगे, या जिसे हम लेयर भी कहते हैं। और इसमें जो ऐसे जैसे ये देखिए उभार है, ये बाहरी परत, ये अंदरूनी परत हो गई, और इसके बीच में खाली स्थान हो गया। और ये जो ऐसे ऐसे उठा हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी इसको हम कहते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है जो है, जैसे इसमें डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। और हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली गिरा, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यानी समस्त कोशिकाओं में, यानी पूरी कोशिकाओं में जो पावर आती है वो कहाँ से आती है, इसे हम कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। और यहाँ पे एक ऐसी संरचना होती है, इतना मैं जितना समझा रहा हूँ बस उतनी, उसी को आप समझ के जो उसको विस्तृत में लिखिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ों को समझेंगे नहीं तो उसको लिख कैसे पाएंगे, रटने से कुछ नहीं होता। मान लीजिए अगर आपने बोर्ड एग्जाम में रट के लिख दिया तो आपको 2-4 महीने में भूल जाएगा, लेकिन अगर आप समझ समझ के पढ़ेंगे तो जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, और आगे भी आपको यही सब चीज़ें मिलने वाली है, कुछ दूसरा नहीं मिलने वाला। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। अब ये जो एक होता है यहाँ पे गोल्गी बॉडी, ऐसे ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे करके गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये सब जो है बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जाते हैं। और इसकी खोज जो थी, जैसे गोल्गी बॉडी है तो इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्गी ने, कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी। गोल्गी बॉडी की खोज जो है वो कैमिलो गोल्गी ने की थी। देखिए अभी मैंने आपको डीएनए बताया था, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछेगा जो है, आपको यही कोशिका दे देगा कि कोशिका का विस्तृत वर्णन कीजिए और इसका चित्र भी बनाइए। तो आप ऐसे देख लेंगे, थोड़ा सा बढ़िया चित्र बनाइएगा, चित्र बना देंगे और ऐसे 2-4 जो है कोशिकांगों का जो उसमें जो है वर्णन कर देंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस भी एक दोहरी परत वाला होता है। जैसे आप न्यूक्लियस के बारे में पूछ लिया तो इसको कह दीजिए कि आपकी समस्त जो है, पहले लिख दीजिए कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और केंद्रक जो है वो कोशिका के अंदर सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। 4-4, 5-5 लाइन का इसे लिख दीजिए तो हो जाएगा। इसके अंदर जो है डीएनए पाया जाता है। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है, यानी एक पिता से पुत्र में जो लक्षण आते हैं वो डीएनए द्वारा आता है। अब ये है डीएनए क्या है, डीएनए जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने
दिया था, जिसके बिना पर उन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में भी पूछा जाता है। ये आप याद रख लीजिए कि वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जिसकी वजह से इन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। आपको बताओ, नोबेल प्राइज किसी आम इंसान को नहीं दिया जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये एक प्राइज होता है, एक पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था ये पुरस्कार। तो ये आज का हमारा छोटा सा ओवरव्यू रहा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं कल, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये मैंने आपका लगभग लगभग कोशिका ख़त्म कर दिया है। इसमें से और कुछ नहीं पूछेगा, बहुत पूछ लेगा, हरित लवक पूछेगा, तो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। और फिर हम जो है फाइलम पढ़ेंगे, जैसे एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, संघकार, डेटा क्या होते हैं, वो मैं कल बताऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।